हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में गणित से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ 10th क्लास के लिए। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धर्मराज फ्री एजुकेशन चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, वर्ग 10th का गणित से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरे ऑब्जेक्टिव समझ गए। तो फर्स्ट प्रश्न है, एपी के प्रथम पद तथा सर्व अंतर को किससे सूचित किया जाता है? नहीं, फर्स्ट प्रश्न क्या है, एपी के प्रथम पद तथा सर्व अंतर को किससे सूचित किया जाता है? तो यानी कि एपी कहते हैं किसको, समझ नहीं? तो देखिए, एपी समांतर श्रेणी को बोला जाता है। एपी किसको बोला जाता है? समांतर श्रेणी को, समझ नहीं? और आपको समांतर श्रेणी के रूप में संख्या दिया हुआ है, समझ गए? तो वही बोल रहा है कि प्रथम पद क्या होगा। एपी समांतर श्रेणी में है जो संख्या दिया हुआ है, समझ नहीं? उसका पहला पद क्या होता है, किससे सूचित किया जाता है? तो उसका ए से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? ए से, समझ नहीं? तो उसके बाद बोल रहा है तथा सर्व अंतर को किससे सूचित किया जाता है? सर्व अंतर तो समांतर श्रेणी में जो भी पद दिया हुआ रहता, पद भी बोलते हैं और संख्या, समझ नहीं? तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना रहता है सर्व अंतर के लिए, समझ नहीं? सर्व अंतर के लिए दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, है नहीं? तो दूसरी संख्या क्या है? यहाँ 3 है, एपी में दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा। और पहली संख्या क्या है? 2 है, तो यह माइनस है तो -2 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1। अब 1 जो है इसी को बोलते हैं सर्व अंतर। क्या बोलते हैं? सर्व अंतर, समझ नहीं? और इसको डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? डी से। तो देखिए ऑप्शन में आपको ए और डी कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ए में है या बी में है या सी में है या डी में? तो देखिए ए और डी, ए से पहला पद हो जाएगा और डी से सर्व अंतर को सूचित किया जाता है। तो ए में आपको ऑप्शन में मिल रहा है, तो इस ये बिल्कुल आपको सही हो जाएगा ए का, समझ नहीं? गोल हम लगा दिए, आप भी लगाते जाइएगा, समझ? तो याद रखिएगा कि एपी के यानी सर्व अंतर को पहला पद जो होता है ए से सूचित किया जाता है और सर्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ विकल्प में दिया हुआ है, ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में 4। ये ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन पहले प्रश्न को आपको याद करना है कि कहता क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, समझ नहीं? तो सबसे छोटी परिभाषा पहले आपको याद करनी है, समझ गए? कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? तो एक और स्वयं से, एक और स्वयं यानी अपने आप से कटता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, समझ गए नहीं? तो एक और अपने आप से कटने वाला संख्या देखिए ऑप्शन में, देखिए 0 तो नहीं होगा, बी में 1 है, 1 भी नहीं होगा, अब सी में 2 है, समझ नहीं? तो एक और स्वयं से, तो 1 से भागा दीजिएगा 2 में तो 2 बार में कट जाएगा, समझ गए? और 1 हो गया और स्वयं बोल रहा है परिभाषा में, तो स्वयं यानी 2 हो गया, तो 2 से भागा दीजिएगा तो समझ गए? 2 एकम 2, समझ गए? तो यानी इस शुरुआत जो होता है वह 2 से होता है, एक और स्वयं से कटने वाली संख्या, इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो इसका आंसर सी का सही हो जाएगा। देखिए गोला लगा दिया है, यानी 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2, समझ गए? अगला प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न है, 2, 2, 4, 8 का माध्य ज्ञात करें, है नहीं? 2, 2, 4, 8 का माध्य ज्ञात करना है। अगर माध्य ज्ञात करने के लिए दिया हुआ रहेगा, समझ नहीं? तो देखिए करना क्या है, जो भी संख्या दिया हुआ रहता है, समझ नहीं? तीसरा में देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए कौन कौन संख्या दिया? 2 + 2 +
+4 +8, हम ऐसे सबको प्लस में कर देंगे। उसके बाद सब लोग को जोड़ देंगे, जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा उस सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 2 कितना होता है 4, और 4 4 कितना होता है 8, 8 8 कितना होता है 16, 16 लिख देंगे। बट्टे हम 2 कर देंगे, कितना कर देंगे 2, समझ नहीं सॉरी, संख्या को गिनेंगे कि संख्या कितना दिया हुआ है, 1 1 2 3 4, संख्या कितना दिया हुआ है 4, तो बट्टे हम 4 कर देंगे। याद रखिएगा जितना संख्या दिया हुआ है तो सभी को जोड़ देंगे। तो 2 2 4 हो गया, 4 4 8 8 8 कितना होता है 16, 16 आ गया। अब उसके बाद संख्या को गिनेंगे कि कितना संख्या दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, इसमें कितना संख्या दिया हुआ 4, तो बट्टे हम 4 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो 4 चौका 16, समझ नहीं। इसमें देखिए ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, ए में 10 है, बी में 4 है, सी में 11 है, डी में 13 है, तो इसका आंसर कितना सही हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी बी का आंसर सही हो जाएगा। समझ गए। अब इसी प्रकार से कोई भी संख्या दिया हो रहा है, जैसे यहाँ पर 2 और दे देगा, 3 और दे देगा, तो सभी लोग के जोड़ देंगे और बट्टे में जितना संख्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 तो बट्टे में 6 लिख देंगे, और उसके बाद जोड़ने के बाद जो भी संख्या होगा लिख देंगे और काट देंगे। समझ गए, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल आपको अंक चेंज होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास में ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। समझ गए। अगला प्रश्न है 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घातांक कितना होगा। सही नहीं, प्रश्न है 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घातांक कितना होगा। सही नहीं, यानी 200 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, तोड़ना। अभाज्य संख्या, सही नहीं, छोटी छोटी संख्याओं से क्या करना है, तोड़ना है। समझ गए। कब तक, जब तक अभाज्य संख्या ना आ जाए, समझ नहीं, एक और स्वयं से ना कटे, समझ नहीं, तब तक इसको क्या करना है, छोटी छोटी संख्याओं से तोड़ते जाना है। तो अब 200 को तोड़िए, समझ नहीं, 2 बार में 100 दूनी 200, 2 बार में 50 दूनी 100, 2 बार में 25 दूनी 50, समझ नहीं, 3 में नहीं आता, 4 में 25 नहीं आता, डायरेक्ट 5 5 25 और 5 से कम 5। अब देखिए 2 1 2 3, यानी 2 के पावर 3, यानी 2 3 गो है तो 2 3 लिख देंगे। समझ गए। उसके बाद 5 2 है तो 5 2 लिख देंगे। लेकिन इसमें अधिकतम पूछ रहा है 2 का घातांक, जितना भी दिया हुआ है 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घातांक कितना होगा। समझिए, तो तोड़कर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं, तो कितना 2 के पावर 3 उसके 5, हम 2 ही का पूछ रहा है। अगर 3 के देता तो 3 देखते, अगर 5 का आता तो 5 देखते, लेकिन 2 का रहा तो 2 का घातांक कितना है 3 है, यानी 3 गो है। समझ नहीं। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ देखिए, ए में दिया हुआ 2, बी में दिया हुआ 3, सी में दिया हुआ -3 और डी में दिया हुआ 6। तो आपको देखिए 2 के पावर 3 है, यानी समझ नहीं 2 3 गो है, तो आपको बी का आंसर सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको समझ नहीं, संख्या केवल दिया हुआ रहेगा अलग, लेकिन आपको 3 दे देगा, अधिकतम घातांक 4 दे देगा, 5 दे देगा, समझ नहीं। तो आप इसी प्रकार से तोड़कर जितना घातांक जितना आएगा उसको आप लिख दीजिएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन में दिया हुआ ए में √11, बी में √15, सी में दिया हुआ 4√5, डी में दिया हुआ √9 और √16। समझ गए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 11 परिमेय नहीं होगा, √15 नहीं होगा, और सी में आपको 4√5 है, ये नहीं होगा, लेकिन ये √9 और √16 है। तो नहीं, इसका अगर 9 के तोड़ते हैं तो 3 तिहाई 9 और 16 के तोड़ते हैं तो 4 चौका 16। 2 गो संख्या के बदले एगो लिखाएगा और 4 गो 2 गो आया तो 2 4 के बदले एगो लिखेगा। समझ नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो आपको बिल्कुल ये डी आंसर सही हो जाएगा। समझ गए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2। समझ गए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ए में दिया हुआ ax² + bx + c, बी में दिया हुआ bx² + cx, सी में दिया हुआ ax² + bx + d,
ये सब आपको नहीं होगा, समझ नहीं। इसका द्विघात का बहुपद व्यापक रूप इसका होगा एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, यानी इसका आंसर सी का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपको उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। चार गो ऑप्शन दिया हुआ, ए में 15, बी में 23, सी में 12, डी में 75, समझ नहीं। तो पहले परिभाषा को याद करना है, समझ नहीं, कि परिभाषा कहता क्या है। उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आप दूसरा भी दे सकता है कि नहीं। तो ये नहीं कि आपको कि बी सही होगा तो बी आप रट लीजिएगा तो आप वहीं टिक आउट कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। विकल्प चेंज करके भी दे सकता है, ऑप्शन चेंज करके भी दे सकता है, लेकिन बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न में जैसे निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो एक और स्वयं से केवल कटता है, यानी अपने आप से कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, समझ नहीं। जो संख्या एक और अपने आप से कटता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए एक और स्वयं से कटने वाला संख्या में ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से केवल कटता है। 15 में देखिए एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी एक से अधिक से काट रहा है। उसके बाद 23 देखिए एक और स्वयं से काटने वाला 23 ही है। उसके बाद 12 भी 1 से 2 से 3 से 4 से, समझ 6 से स्वयं से। 75 भी मानो ये भी एक से अधिक अंकों से कट रहा है, लेकिन इस एक और स्वयं से काटने वाली संख्या इसमें केवल 23 ही है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन सही होगा, बी, यानी 23 होगा, समझ गए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक निम्नलिखित में कौन होगा। शून्यक निम्नलिखित में कौन होगा, यानी आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x का शून्यक निम्नलिखित में कौन होगा, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, समझ नहीं। तो शून्यक निकालने के लिए जैसे जो भी प्रश्न दिए उसको पहले हम लिख देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ और इसको क्या कह रहा है, शून्यक निकालने के लिए, समझ नहीं। तो इसको हम पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, समझ गए। तो देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख देंगे और एक दो को ऐसा मानो तोड़ना है कि जिसे जोड़ने पर 2 आना चाहिए, और एक को ऐसी संख्या से मानो तोड़ना है जिसे गुना करने पर 1 आनी चाहिए। तो अगर जैसे एक लिख देते हैं या एक से x लिख देते हैं, प्लस 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 होता है और फिर एक से तोड़ते हैं और x के x हो जाएगा, समझ नहीं। और प्लस 1 जो दिया हुआ है 1 लिख देंगे। अब देखिए एक अगर दोनों प्लस प्लस में है तो जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, समझ गए। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो 1 आ गया, यानी जोड़ने पर भी 2 आ गया और गुना करने पर भी 1 आ गया, समझ गए। अब इसको क्या करना है, अब इसको एक्स स्क्वायर है तो इसको भी तोड़ना है, तो 2 गो एक्स है तो 1 गो एक्स लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, 1 गो ब्रैकेट के अंदर, समझ गए। अब इससे चिन्ह से चिन्ह में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो एक्स एक्स मिल रहा है तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो हम 1 लिख देंगे, समझ गए। और यहाँ शुरुआत वाला संख्या जो उसको लिखा जाता है, तो प्लस 1 है तो प्लस 1 हम लिख देंगे और ब्रैकेट में कर देंगे। 1 1 मिल रहा है तो उसके बाद यहाँ एक्स बच रहा है तो एक्स लिख देंगे, समझ गए। अब यहाँ प्लस है, प्लस चिन्ह से चिन्ह में गुना करेंगे तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो 1 से 1 में भागा दिया जाए कितना होगा, 1 बार मिलेगा, समझ गए। अब इसको फर्स्ट में इसको लिखा जाता है तो x प्लस 1 को लिख दीजिए, और एगो इसको लिखा जाता है x प्लस 1 तो x प्लस 1 समझ गए बराबर 0, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, फिर यदि x प्लस 1 बराबर 0। अब x का मान निकालने के लिए जैसे प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1 हो जाएगा। फिर x का मान बाहर निकालेंगे तो ये क्या है, प्लस में है तो माइनस 1 आ गया, यानी दोनों को माइनस 1 1 आ रहा है, समझ नहीं। तो अब देखिए कि इन ऑप्शन में माइनस 1 1 कहाँ है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी में है, तो आपको सी का आंसर सही हो जाएगा। किस प्रकार से आया मैं इस वीडियो में बता दी, समझ गए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के 1 को शून्यक का योगफल क्या होगा, समझ नहीं। द्विघात बहुपद में आपको दिया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल, समझ नहीं। इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, द्विघात बहुपद
का शून्यकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। इसको सूत्र हो जाएगा योगफल यानी बराबर क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। अब द्विघात बहुपद में देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ 4x² प्लस 4x और प्लस 1 दिया हुआ है, समझ गए नहीं? तो इसको x² में जो रहता है उसको एक ए माना जाता है, समझ गए नहीं? तो ए में कितना 4 है, समझ गए? प्लस रहता है, प्लस जो सिंगल x रहता है उसको b मान लिया जाता है, तो b मान लिए, और यहाँ जो 4 दिया उसको हम 4 लिख देंगे, समझ गए? और अंक में जो दिया हुआ रहता है, समझ गए, जो प्लस नहीं दिया गया, जो अंक में दिया हुआ रहता है उसको समझ नहीं सी मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? सी। तो सी में देखिए क्या है? 1 है, तो हम 1 लिख देंगे, समझ गए? अब इसको अल्फा प्लस बीटा में माइनस बी बटा ए है, तो देखिए बी में कितना है? 4 है, समझ नहीं? तो 4 है, किस में है? तो प्लस 4 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अब उसके बाद समझ नहीं, सूत्र में माइनस है तो माइनस हम लिख देंगे, समझ गए? अब उसके बाद बट्टे ए है, तो ए में कितना है? तो देखिए ए में आपको 4 है कि नहीं? तो बट्टे हम 4 लिख देंगे। अब 4 से 4 में भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? 1 बार में, और माइनस के माइनस रह जाएगा, तो कितना आंसर आ गया? -1, समझ नहीं? तो द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल कितना निकल कर आ गया? -1। तो देखिए -1 किस में है? तो बी में है, तो आपको बी का आंसर सही हो जाएगा -1, समझ गए? उसी प्रकार से अगला प्रश्न है एपी, समझ नहीं, यानी समांतर श्रेणी। एपी को क्या बोलता है? समांतर श्रेणी दिए गए हैं जिसमें 12, 17, 22, 27 का पहला पद और सार्वयांतर क्या होगा? पहला पद पूछ रहा है और उसके बाद सार्वयांतर क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में 5, बी में 6, सी में 3, डी में 9, समझ गए? तो यानी कि एपी को क्या करना है? एपी दिया हुआ है और इसको क्या करना है? पहला पद निकालना है, समझ नहीं? तो एपी यानी पहला पद को जो होता है ए से लिखा जाता है, ए से सूचित किया जाता है, समझ नहीं? तो ए बराबर जो भी संख्या दिया हुआ रहता है, समझ नहीं, और फर्स्ट वाला संख्या को लिख दिया जाता है पहला पद में। तो पहला पद को ए से लिखा जाता है, तो ए बराबर कितना लिख देंगे? 12। यहाँ 12 पहला संख्या है कि नहीं? तो 12 लिख देंगे, समझ नहीं? उसके बाद बोल रहा है पहला पद आपको निकल गया, उसके बाद सार्वयांतर क्या होगा? सार्वयांतर निकालने के लिए देखिए, सार्वयांतर निकालने के लिए अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा? जो आपको पद में दिया हुआ है, समझ नहीं, जैसे 12, 17, 22, 27, उसको क्या करना है कि दूसरी पद यानी संख्या, दूसरी पद, समझ नहीं, या संख्या माइनस पहली संख्या, क्या हो जाएगा? पहली संख्या या पहली पद, समझ नहीं, पद या संख्या, उसको क्या करना? घटाना है। तो पहली संख्या कितना है? दूसरी संख्या कितना है? दूसरी में से पहली को क्या करना है? घटाना। दूसरी से पहली को क्या करना है? घटाना है। तो दूसरी में कितना है? 17 है, तो हम 17 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 17। और पहला में कितना है? 12 है, तो माइनस हम 12 लिख देंगे, समझ नहीं? और इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 17 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। तो यानी कि इसको अब सार्वयांतर यानी आपको जब निकालने के बाद जो भी संख्या आता है, दूसरी संख्या से पहली संख्या में घटाने के बाद जो भी संख्या आता है उसको क्या बोलते हैं? सार्वयांतर। तो यानी सार्वयांतर आपको कितना आ गया? 5, समझ गए नहीं? तो इस देखिए 5 इस ऑप्शन में कहाँ पे है? तो आपको ए में 5 है, तो ए का सही हो जाएगा 5, समझ गए? उसी प्रकार से दिया है अगला प्रश्न, 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा? 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा? 2 लगातार संख्या ले लेना किसमें? मासा में। तो मासा किसे कहते हैं? पहले परिभाषा को याद करना। जो 2 से भाग देने पर जो संख्या पूरा का पूरा विभाजित हो जाती है, लेकिन भाग देना है 2 से, और कोई भी संख्या अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहता है? मासा। तो ऐसी संख्या ले लेना जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, कट जाती है। तो 4 और हम 6 ले लेते हैं, ये 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, इसको क्या करना है? मासा निकालना है, समझ नहीं? तो 4 से भागा दीजिए 6 में, समझ नहीं, 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा 2, और ऊपर से 4 को उतारेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कितना बार में लगा? 2 बार में। तो ये जितना से काटता उतना आंसर हो जाता, तो कितना आ गया? 2, समझ नहीं? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर
बी में 2 है, यानी बी का आंसर सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको समझ नहीं दिया हुआ रहता है प्रश्न, और इसी प्रकार से आप हल करके बना सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।